ग्रीटिंग्स एवरीवन, वेलकम टू द लेक्चर थर्ड ऑफ इकोनॉमिक सर्वे। जैसा कि आपको पहले हम बाकी दो लेक्चर्स में बता चुके हैं मीडियम टर्म आउटलुक के बारे में। इस लेक्चर में हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए क्या मेजर्स लिए गए हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा, दोनों को डिस्कस यहाँ पे करेंगे। तो पर इसके पहले आप ज़रा इस न्यूज़ पे गौर फरमाइए। 21 नवंबर 2022 की लाइफ मिंट में पब्लिश हुई ये न्यूज़ है, जहाँ पे फेडर लिखा हुआ है, फेड्स मॉनेटरी टाइटनिंग कैन सेंड इमर्जिंग इकोनॉमीज रीलिंग। मतलब कि इमर्जिंग इकोनॉमीज में प्रेशर क्रिएट हो सकता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की फेडरल गवर्नमेंट के मॉनेटरी पॉलिसी टाइटनिंग से। ये न्यूज़ 21 नवंबर 2022 की है। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारे यहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है। इन्फ्लेशन को जो कंट्रोल करने की जो बॉडी है वो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ही कैश रिजर्व रेशियो के ऊपर, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट के ऊपर, और यहाँ पे अगर हम फर्दर बात करें तो रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, इन सभी को डिसाइड करने वाली बॉडी है आपकी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, राइट। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के ऊपर भी हमारे पास प्रेशर था कि वो रेपो रेट को बढ़ाए, क्योंकि डॉलर जो है वो स्ट्रांग होता जा रहा था और रुपी इसी की वजह से डेप्रिशिएट कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि रुपी की मार्केट वैल्यू जो है वो कम होती जा रही है। तो हमारे यहाँ पे क्योंकि रुपी जो है, अब देखिए करेंसी की अवेलेबिलिटी पर डिपेंड करता है। अगर करेंसी अवेलेबल रहती है बहुत ईजिली, करेंसी अवेलेबल कब ईजिली रहती है, जब उस पर लोन के जो इंटरेस्ट रेट्स हों, लोन पे जो लगने वाले इंटरेस्ट रेट्स हों वो कम होते हैं। तो लोग क्या करते हैं, मोर फाइनेंसेस इकट्ठा करते हैं बैंक से लोन लेके। अब ये मार्केट में रुपी सर्कुलेशन या डॉलर सर्कुलेशन है, तो डॉलर की अवेलेबिलिटी को क्या किया जा रहा था, रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा था। और डॉलर की तो ऑब्वियसली एक्सचेंज रेट में रुपी गिरते हुए नजर आ रहा था। लेकिन हमारे यहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया रेपो रेट में, और बहुत स्लाइटली चेंजेस किए हैं, बहुत स्लाइटली, और उसको स्ट्रॉन्ग किया है। लेकिन लार्जली पुश किया है ग्रोथ फैक्टर्स को। अपने आंसर्स में और अपने ऑप्शंस में हमेशा देखिएगा, कोई भी चीज़ अगर जो कि ग्रोथ को प्रमोट कर रही होगी, कोई भी स्टेटमेंट जो कि ग्रोथ को प्रमोट कर रहा होगा, वो स्टेटमेंट हमारे करंट इकोनॉमिक ट्रेंड्स या गवर्नमेंट या आरबीआई के डिसीजंस को डिनोट करता है, डायरेक्ट करता है। साथ ही साथ हमने ये भी देखा है कि गवर्नमेंट ने कैपिटल एक्सपेंडिचर पे इस बार बहुत ज़्यादा फोकस किया है। 63.54% से 69% तक का कैपिटल एक्सपेंडिचर 2023 में देखा जा सकता है। अब क्वेश्चन ये है आपसे सामने, ऑब्वियसली ये देखिए यूपीएससी ओरिएंटेड क्वेश्चन ही है, और ऐसे ही क्वेश्चन इकोनॉमी से आ जाते हैं और बच्चे जो हैं मार्क्स अपने लूज़ कर जाते हैं, बिकॉज ये सब क्वेश्चंस जो हैं वो कॉमन सेंस से किए जा सकते हैं अगर आपने इकोनॉमिक सर्वे को थोड़ा बहुत भी ध्यान से पढ़ा है। इनमें से क्या मेजर्स लेगी गवर्नमेंट इन्फ्लेशन करने के लिए, अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन आ जाए, राइट। ये क्वेश्चन नहीं है, ये फैक्ट आपको मैं बता रहा हूँ। लेकिन आपको ये देखना है कि अगर गवर्नमेंट से कहा जाए कि इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है तो वो क्या क्या स्टेप लेती है, किन किन साइड्स पे। देखिए सबसे पहले तो वो फर्टिलाइज़र की सब्सिडीज़ जो है उसको इंक्रीज़ कर देगी। अब इसके इम्पैक्ट को समझना है। सब्सिडीज़ अगर इंक्रीज़ कर रही है गवर्नमेंट, सब्सिडीज़ बढ़ाने से होता क्या है, तो फार्मर के लिए इनपुट कॉस्ट है वो कम होती है। सब्सिडीज़ दो जगह पे दे सकते हैं किसान को सरकार, एक सीड्स प्रोक्योरमेंट में, दूसरा उसमें लगने वाला फर्टिलाइज़र। अगर इन दोनों जगह पे सब्सिडीज़ गवर्नमेंट दे रही है तो इनपुट कॉस्ट फार्मर की जो है वो कम आएगी, और इनपुट कॉस्ट कम होने से प्राइस ऑफ जो प्रोड्यूस है फार्म का वो भी कम होगा। जब प्राइस ऑफ प्रोड्यूस कम होता है तो फिर अल्टीमेटली इन्फ्लेशन जो है पे कैसा असर पड़ता है, इन्फ्लेशन कम होता है। तो इसीलिए गवर्नमेंट क्या करेगी, फर्टिलाइज़र प्राइसेस पे सब्सिडी इंक्रीज़ करेगी। एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ जो हैं, एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ जो है उसको क्या करेगी, इंक्रीज़ करेगी। एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ को इंक्रीज़ करने से क्या होता है, ये भी समझिए। अगर एक्सपोर्ट ड्यूटी को इंक्रीज़ किया जा रहा है तो क्या होता है, एक्सपोर्ट ड्यूटी को इंक्रीज़ करने का मतलब, एक्सपोर्ट ड्यूटी को इंक्रीज़ करने का मतलब
आपकी जो इनकम है उससे मनी को क्या करना, एक्सट्रैक्ट करना। आपकी जो इनकम है उससे मनी को एक्सट्रैक्ट करना, मतलब आपके पास जो अवेलेबल सम है उसमें क्या होना, घटत होना। अवेलेबल सम को जब घटत होती है तो क्या होता है, सप्लाई ऑफ मनी जो है मार्केट में, इकोनॉमी में जो सप्लाई ऑफ मनी है वो कम होता है, और सप्लाई ऑफ मनी कम होता है तो इन्फ्लेशन भी कम होता है। याद रखिएगा, ठीक है। तो ये एक इफेक्ट देखिएगा। और तीसरा ऑप्शन है डिक्रीज इन कस्टम एंड एक्साइज ड्यूटीज। डिक्रीज इन कस्टम एंड एक्साइज ड्यूटीज ऑन एसेंशियल आइटम्स लाइक पेट्रोल एंड डीजल। तीसरे वाले का इफेक्ट भी हम जरा समझ लेते हैं कैसे होता है। ये कह रहा है कि डिक्रीज करेंगे किसमें, इन इंपोर्ट ड्यूटी, डिक्रीज करेंगे इंपोर्ट इंपोर्ट ड्यूटी एसेंशियल आइटम्स के ऊपर। अब इसमें आप समझिए दो चीज़ें कह रहा है, पेट्रोल और एडिबल ऑयल। पेट्रोल अगर सस्ता होता है, इंपोर्ट ड्यूटीज़ का मतलब इंपोर्ट करने से क्या होता है, इंपोर्ट ड्यूटीज़, जब कोई भी प्रोडक्ट जब कोई भी प्रोडक्ट इंडिया के अंदर आ रहा होता है ना, जब कोई भी प्रोडक्ट इंडिया के अंदर आ रहा होता है तो उसमें गवर्नमेंट क्या करती है, इनकम करती है। अब गवर्नमेंट जैसे ही डिक्रीज करती है ड्यूटीज़ को, टैक्सेस को कम करती है, इंपोर्ट टैक्स को, तो होता क्या है, कमोडिटी का लोग, टैक्स कम है तो कमोडिटी मोर सेलिंग होती है। कैसे, आपकी तरफ ज़्यादा लोग सामान बेचने के लिए आते हैं, और कमोडिटी के होने से होता क्या है, जो सप्लाई है, सप्लाई साइड है वो ज़्यादा रहता है, तो डिमांड जो है वो बैलेंस हो पाती है। डिमांड बैलेंस होने से, कमोडिटी के ज़्यादा होने से इन्फ्लेशन कम होता है, क्योंकि प्राइसेस जो है वो लेस कॉम्पिटिटिव होते हैं, प्राइसेस भी कम हो जाते हैं। तो इसलिए ये 3 स्टेप्स याद रखिएगा जो कि गवर्नमेंट लेती है जब उसको इन्फ्लेशन कंट्रोल करना रहता है तो। और हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट ने करेंटली यही सारे स्टेप्स लिए हैं, ठीक है। इससे होता क्या है, अल्टीमेटली परचेजिंग पावर ऑफ द इंडिविजुअल जो है वो बढ़ जाती है, लो एंड मिडिल इनकम ग्रुप को इफेक्ट नहीं होता इन्फ्लेशन से, और अल्टीमेटली ओवरऑल डिमांड जो है मार्केट में बढ़ती है, और इनपुट कॉस्ट के प्रेशर्स जो है उसमें रिडक्शन होता है, और अल्टीमेटली हमारी रूरल इकोनॉमी जो है वो महंगाई के झटकों से बचाई जा सकती है, ठीक है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट डिस्कशन है आपके लिए पूरे पूरे इकोनॉमिक सर्वे में, जो स्टैंड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का उसको समझने के लिए, है ना। अब देखिए यहाँ पे दूसरी न्यूज़ आई थी, और ये 2 मार्च 2023 की है, लाइव मिंट की। इसमें लिखा हुआ है पेंट अप डिमांड जो है वो सस्टेन करेगी, ऐसा वी अनंत नागेश्वरन जी, चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र का कहना है। और इकोनॉमिक ग्रोथ जो हमारी 6 से 6.5% प्रोजेक्ट की जा रही है ना, वो अभी उसमें पेंट अप डिमांड के ऊपर डिस्कशन है। तो पेंट अप डिमांड क्या होता है, व्हाट इज़ पेंट अप डिमांड? पेंट अप डिमांड होता है जब किसी पर्टिकुलर सर्विस की, गुड्स की, किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की अचानक से डिमांड मार्केट में इंक्रीज कर जाए। अब उसके पीछे जो फैक्टर्स हो सकते हैं वो कोई भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन अभी आप ये समझिए पेंट अप डिमांड का मतलब है इंक्रीज इन डिमांड फॉर अ पर्टिकुलर सर्विस और प्रोडक्ट इज अनयूजुअली स्ट्रॉन्ग ड्यू टू जनरल पब्लिक्स रिटर्न टू इंक्रीज्ड स्पेंडिंग। जब जनरल पब्लिक की स्पेंडिंग बढ़ती है तो अचानक से some products become more demanding. Some products become more demanding, and such increase in demand is called as pent up demand. ये कब होता है? जब बहुत देर तक देखा गया हो इकोनॉमी में कि रिसेशन रहा हो या डिक्रीज स्पेंडिंग रहा हो। तो आप देखेंगे हमारे कंट्री में जो लॉकडाउन लगा था, तो उस समय जो पब्लिक स्पेंडिंग हो गई थी, जो स्पेंडिंग हो गई थी, वो लोग घर से निकल ही नहीं रहे थे, स्पेंडिंग कम हो गई थी। और सडनली जब लॉकडाउन खुला हमारा तो इकोनॉमी एकदम से बूम की, ग्रो की। तो ये इसी वजह से पेंट अप डिमांड जो है यहाँ पे आपको कह रहे हैं कि पेंट अप डिमांड विल सस्टेन। जो पेंट अप डिमांड है वो सस्टेन करेगी, मतलब वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी सेक्टर में आपको देखने को मिलेगी। ये कैसे पता चला इकोनॉमी में कि पेंट अप डिमांड अभी एग्जिस्ट कर रही है? तो पर्सनल लोन्स की जो डिमांड है उसमें इजाफा देखा गया, इंक्रीमेंट देखा गया।
हाउसिंग मार्केट के लिए में भी ग्रोथ अपन देख रहे हैं, इम्प्रूव्ड सेंटिमेंट देख रहे हैं। हाउस लोन्स जो हैं वो ज़्यादा हो रहे हैं, उनकी डिमांड भी बढ़ रही है और हाउस इन्वेंट्रीज़ के जो प्राइसेस हैं वो घट रहे हैं। तो एक तरीके से हमें दिखाई दे रहा है कि सडनली जो हाउसिंग सेक्टर है हाउसिंग सेक्टर है, उसमें क्या हो रहा है? ग्रोथ हो रही है। कैसे? क्योंकि लोग लोन्स जो है ज़्यादा ले रहे हैं, उसकी डिमांड बढ़ रही है। अब इससे देखिए बहुत सारी चीज़ें होंगी, जितने ज़्यादा घर बनेगा, वहाँ पे जो काम करने वाला एम्प्लॉयमेंट है, लेबर फोर्स है, उसको रोज़गार भी मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट भी होगा। साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, उसको भी कहीं न कहीं पुश मिलेगा, राइट? तो ये हाउसिंग सेक्टर जो है, ये डिफ़ाइन करता है इकोनॉमी के सेंटिमेंट को। मतलब आपकी कंट्री में किस तरीके का इकोनॉमिक प्रोग्रेस है, ये हाउसिंग सेक्टर से आप देख सकते हैं, राइट? उसके बाद दूसरा फैक्टर जो हमारी इकोनॉमी में, जैसे पहला है पेंट अप डिमांड हुआ, दूसरा फैक्टर जो हमारी इकोनॉमी में है जिसने अभी बढ़ते इन्फ्लेशनरी प्रेशर से कंट्री को बचाया है। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि इन्फ्लेशनरी प्रेशर से हमारे यहाँ पे जो कुछ सेक्टर्स हैं उनमें इन्फ्लेशन आया, लेकिन लार्जली इकोनॉमी जो है इन्फ्लेशनरी प्रेशर को झेलती चली गई। और ऐसी दौर में जब पूरी दुनिया या तो रिसेशन देख रही है या स्टैगफ्लेशन का खतरा देख रही है। भारत के लिए भी कई सारे एडिटोरियल्स न्यूज़पेपर में आए थे जिसमें बात की गई थी कि स्टैगफ्लेशन हो सकता है। स्टैगफ्लेशन कब होता है? जब इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो, प्रोडक्शन कैपेसिटी आपकी बहुत कम हो जाए और अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, तब होता है स्टैगफ्लेशन। तो इंडिया में करंटली स्टैगफ्लेशन की सिचुएशन तो नहीं आ रही है। उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है कि बैलेंस शीट हमारी कंपनीज़ की काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। मैन्युफैक्चरिंग और इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ में प्रमोशन हुआ है, राइट? क्यों? क्योंकि प्राइवेट कंजम्पशन बढ़ा है, पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ा है और स्ट्रॉन्गर कॉर्पोरेट बैलेंस शीट भी है। अगर ब्यूरो ऑफ बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट बीआईएस बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट की माने तो इंडिया का जो नॉन फाइनेंशियल प्राइवेट सेक्टर है, इंडिया का नॉन फाइनेंशियल प्राइवेट सेक्टर, उसके जो ऊपर डेट है और नॉन फाइनेंशियल कॉरपोरेट डेट एज अ शेयर ऑफ जीडीपी वो डिक्लाइन की है। यानी हमारी कंपनीज के पास जो डेट बर्डन है, कंपनीज का डेट बर्डन जो है वो कम हुआ है। यानी कह सकते हैं कंपनी का लाइबिलिटी कम हुआ है। अब या तो एसेट बढ़ा लो आप, या तो एसेट इंक्रीज़ करो, और अगर ग्रो करना है तो अपनी लायबिलिटी को कम करो। तो हमारे यहाँ जो कॉरपोरेट सेक्टर है, वो अपनी अपनी लायबिलिटी को कम करते हुए दिखाई दे रहा है। साथ में बैंकिंग सेक्टर को भी स्ट्रेंथन किया गया है। डिमांड फॉर क्रेडिट जो मार्केट में लोन की डिमांड हो रही है, उससे देख सकते हैं कि लोगों का बैंक सेक्टर पे, बैंक्स पे कॉन्फिडेंस जो है वो बराबर रूप से बना हुआ है। इसके बाद अब तीसरा फैक्टर जो है वो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के ऊपर देख लेते हैं। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के ऊपर जब इंक्रीजिंग यील्ड है और इंक्रीजिंग इंटरेस्ट बढ़ रहा है एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोविंग्स पे, अब ये सब टाइटनिंग ग्लोबल मॉनेटरी कंडीशंस हैं, टाइटनिंग ग्लोबल मॉनेटरी कंडीशंस। मतलब इसमें एक रीज़न ये है कि लोगों के पास मोर रीजंस हैं अपनी कंट्री में इन्वेस्ट करने के रादर देन बाहर करने के। बॉन्ड पे हायर यील्ड का मतलब क्या होता है? Higher yield in corporate bond means that bond investors are owed a large sum of interest payments। यानी बॉन्ड पे जो इन्वेस्ट किया, यानी बायर ऑफ बॉन्ड जो है ना, जो बॉन्ड खरीद रहा है, आर ओड अ लार्ज सम ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट्स। उस पे जो उनको रिटर्न मिलना है वो काफ़ी ज़्यादा है। ये हायर रिस्क को भी डिग्नोट करता है। रिस्कियर द बोरोवर, द रिस्कियर द बोरोवर, पैसा लेने वाला जो है, पैसा लेने वाला जो है, तो जो बॉन्ड जो इशू करता है ये समझना पड़ेगा आपको, और बॉन्ड जो बाय करता है कैसे होता है, कौन किसको क्या पैसा देता है, ये समझना पड़ेगा क्योंकि ये लोगों को नहीं समझ में आता है। अब देखिए बॉन्ड इशूअर होता है और बॉन्ड बायर होता है। तो ये जो बॉन्ड होते हैं ये पब्लिक बॉन्ड हो सकते हैं, ये प्राइवेट बॉन्ड भी हो सकते हैं, राइट? ये बेसिकली ओपन मार्केट के अंडर लॉन्ग टर्म या मीडियम टर्म के लिए, छोटे समय या लंबे समय के लिए पैसा उठाने का अच्छा तरीका है। बॉन्ड इशूअर जो होता है वो नीड ऑफ मनी में होता है, और बॉन्ड बायर जो होता है वो प्रोवाइडर होता है।
बॉन्ड इशुअर जो है वो एक डॉक्यूमेंट लेके जाता है और वो डॉक्यूमेंट है प्रॉमिस फॉर पेमेंट का, फ्रॉम इन इमीडिएट सप्लाई ऑफ मनी। यानी कि ये जो पैसा है ये आपको तुरंत पे आप जैसे इनको ये बॉन्ड इशुअर जो है जिसको मनी चाहिए, ये बॉन्ड बायर के पास आ रहा है और बॉन्ड बायर इफ बाइज, बॉन्ड बायर अगर खरीद लेता है बॉन्ड को, तो बायर को क्या करना पड़ता है, प्रोवाइड करना पड़ता है मनी, बायर को मनी प्रोवाइड करना पड़ता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे आप समझिए जो कॉर्पोरेट बॉन्ड है, कॉर्पोरेट बॉन्ड में हायर यील्ड है, यानी कि बॉन्ड में पैसा लगाने वाले अब पैसा मांग रहे हैं अपनी कंपनी से। Riskier the borrower, the more yield investors demand. Increase of interest rate in external commercial borrowings indicate that commercial loans availed from non-resident lenders are less attractive instrument for debt financing. एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग्स पे अगर इंटरेस्ट रेट जो है वो बढ़ जाएगा, तो कॉमर्शियल लोन्स जो हैं अवेल्ड फ्रॉम नॉन रेसिडेंट लेंडर्स आर लेस अट्रैक्टिव इंस्ट्रूमेंट फॉर डेट फाइनेंसिंग। यानी कि आप फॉरेन से लोन जो है वो भी नहीं लोगे, राइट। फॉरेन से लोन भी आपको नहीं लेगा क्योंकि इंटरेस्ट रेट जो है चुकाना ज़्यादा पड़ेगा। साथ में ओवरऑल नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो है बैंकिंग सेक्टर का वो भी घट रहा है। तो ये तीन इंडिकेशंस हैं, ये तीन इंडिकेशंस हैं कि हमारी इकोनॉमी जो है वो सेल्फ सफिशिएंसी की तरफ बढ़ रही है, राइट। हमारा फॉरेन डेट जो है वो कम हो रहा है, कंपनी का जो बॉन्ड यील्ड है वो भी बढ़ रहा है, हायर यील्ड बढ़ रहा है, और कंपनीज़ की जो बैलेंस शीट है वो भी स्ट्रॉन्ग हो रही है। तो ये तीन चीज़ें आपको बताने कि अपनी आपकी इकॉनमी जो है वो सेल्फ सफिशिएंसी की तरफ बढ़ रही है। इसके बाद कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में अगर आप इमर्जिंग ट्रेंड्स को नोटिस करेंगे तो आपको पता चलेगा गवर्नमेंट के लिए, यानी कि रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज जैसे सेक्टर पे स्पेंड करना क्या गवर्नमेंट के लिए एसेंशियल है या नहीं है। तो बढ़ते हुए ट्रेंड में आपको ईयर ऑन ईयर ग्रोथ बेसिस पे आप देखोगे 100.2 102.10 का इंक्रीमेंट है, यानी रोड और ट्रांसपोर्ट और हाईवेज गवर्नमेंट फोकस कर रही है, फॉलोड बाय रेलवेज एंड डिफेंस सेक्टर। ये सभी जगह पे आपको, तीनों जगह पे आपको कैपेक्स जो है वो काफ़ी अच्छा दिखाई देगा। हाउसिंग अर्बन अफेयर्स पे निगेटिव ग्रोथ दिख रहा है, टेलीकम्युनिकेशंस पे 692% का ग्रोथ, ट्रांसफर टू स्टेट्स पे 438% का ग्रोथ, राइट। इस तरीके से आप ट्रेंड्स अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर पे बहुत ज़्यादा खर्चा कर रही है। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की अगर हम बात कर रहे हैं तो देखिए सब्सिडीज़ 3.18 लाख करोड़, 3.18 लाख करोड़, सैलरीज, पेमेंट एंड अलाउंसेस 4.10, पेंशंस 2.07, इंटरेस्ट पेमेंट 9.41 लाख करोड़, डिफेंस सर्विसेज 2.33। तो एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में यूजली सैलरीज, स्कीम्स, सब्सिडीज, ये सब होता है, राइट। स्कीम्स जो है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे नहीं आती बिकॉज ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है वो फिक्स्ड होता है कभी कभी, है ना, क्योंकि इतना तो करना ही पड़ेगा ना, सर्विस सेक्टर वेक्टर को तो पे करना ही पड़ता है। लेकिन रेवेन्यू सेक्टर एक्सपेंडिचर भी आपको क्या दिखाई देगा, आप कंपेरेटिवली देखेंगे तो आपको प्लस ही होते हुए हर जगह पे दिखाई देगा। कुछ कुछ जगह पे माइनस हुआ है बट लार्जली आपको हर जगह पे प्लस होते हुए दिखाई देगा। गवर्नमेंट अपने फिस्कल डेफिसिट के टारगेट को, यानी 6.4% का टारगेट है, उसको भी अचीव करने के सही रास्ते पे है। अब ये आपको मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन की तरह आ सकता है प्रीलिम्स में कि फिस्कल डेफिसिट और डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या है। तो फिस्कल डेफिसिट टारगेट 6.4% का है। जैसा कि मैंने आपको बताया, इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमी में बहुत ज़रूरी है कि एक्सपेंडिचर जो हो वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो एक्सपेंडिचर हमेशा इनकम से ज़्यादा रहता है, तो फिस्कल डेफिसिट तो रहता ही है, लेकिन फिस्कल डेफिसिट को आप कम से कम रखने की कोशिश करते हैं, वो जो गैप है उसको कम से कम रखने की कोशिश करते हैं। टोटल रेवेन्यू और टोटल एक्सपेंडिचर के बीच का जो डिफरेंस होता है वो फिस्कल डेफिसिट होता है। तो कहीं पे भी अगर स्टेटमेंट हो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर से, तो कहीं भी स्टेटमेंट हो अगर गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर से, तो आप उसको फिस्कल डेफिसिट के टर्म्स में ही समझिएगा कि जो भी चीज़ें हो रही हैं वो फिस्कल डेफिसिट को बढ़ाएगी या घटाएगी।
और जब भी बात हो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट से रिलेटेड, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट से रिलेटेड, तो आप इसको समझिएगा कि ये महंगाई से और प्राइसेस से रिलेटेड हो सकता है। ये चीज़ें, ये कुछ ट्रिक्स हैं स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करने की, जो हमेशा हमारे दिमाग में होनी चाहिए। फिस्कल डेफिसिट 2021 के में जीडीपी के कंपैरिजन में 9.2% था। बहुत ही ज़्यादा था फिस्कल डेफिसिट, बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर था, इनकम कम थी। अभी उसको कम करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर फिस्कल डेफिसिट का जो गैप है वो काफ़ी बढ़ने लगता है, इसका मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट के पास जो पैसा अवेलेबल है वो बहुत कम होता है। तो ऐसे में गवर्नमेंट क्या करती है, बॉन्ड्स बेचती है, गवर्नमेंट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ बेचती है और पैसा जो है वो बोरो करती है सेंट्रल बैंक से या कैपिटल मार्केट बोरोइंग से, मार्केट से पैसा उठाती है या आरबीआई से पैसा मांगती है, राइट। गवर्नमेंट इशूज द बॉन्ड्स और ट्रेजरी बिल्स विच द सेंट्रल बैंक्स बाय। ये चीज़ याद रखने वाली है आपको। गवर्नमेंट एक प्रॉमिस करती है, बॉन्ड मतलब होता है प्रॉमिस, कि भाई देखो अभी मेरे को तुरंत पैसे की ज़रूरत है, मेरे को पैसा दे दो और मैं तुमको इतने टर्म के बाद, इतने समय के बाद पर्टिकुलरली पूरा पैसा वापस करूँगा। तो ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी और का जब खरीदना हो, गवर्नमेंट सिक्योरिटी का लेन देन हो, तो भी आप समझेंगे कि बात फिस्कल डेफिसिट की हो रही है, बात फिस्कल डेफिसिट की हो रही है। लेकिन जब बात इन्फ्लेशन की आए तो आरबीआई की भी चर्चा होती है, क्योंकि आरबीआई ही इसी गवर्नमेंट सिक्योरिटी को खरीदती है, राइट। अब देखिए, जब इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई को काम करना रहता है, तो मैंने आपको बताया था कि आरबीआई के क्या करने की कोशिश करती है, मनी सप्लाई को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। इसको फ्रेश पेज में समझते हैं दोस्तों। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, और आप प्रीवियस ईयर पेपर को एनालिसिस करिएगा, 22, 21, 20 में आपको कभी ना कभी एक क्वेश्चन इसी स्टेटमेंट में मिल जाएगा। देखिए, जब गवर्नमेंट की सिक्योरिटी है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी जिसको हम गवर्नमेंट बॉन्ड्स बोलते हैं, ये क्या है, गवर्नमेंट नीड्स मनी, गवर्नमेंट नीड्स मनी, ये समझ में आता है आपको। गवर्नमेंट को पैसे की ज़रूरत है, और गवर्नमेंट सिक्योरिटी अगर आरबीआई ने बाय कर ली, आरबीआई बाइज इट, तो मतलब गवर्नमेंट हैज़ मनी, गवर्नमेंट हैज़ मनी। अब आरबीआई वो बॉडी है जो कि इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल करती है। इन्फ्लेशन कंट्रोल मेजर्स में अगर हमको गवर्नमेंट सिक्योरिटी का रोल समझना है, अगर हमें गवर्नमेंट सिक्योरिटी का रोल समझना है, तो हम कैसे समझेंगे, है ना, वो समझते हैं। अब आरबीआई ने अगर बाय कर लिया, तो आरबीआई ने क्या प्रोवाइड कर दिया, मनी जो है, रुपया जो है वो गवर्नमेंट को प्रोवाइड कर दिया। अब इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन अगर राइजिंग ट्रेंड में है, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। इन्फ्लेशन अगर राइजिंग ट्रेंड पे होता है तो आरबीआई मनी को पुल आउट करती है मार्केट से, मनी को पुल आउट करती है मार्केट से, मनी अवेलेबिलिटी जो है वो डिक्रीज करने की कोशिश करती है, मनी अवेलेबिलिटी जो है उसको आरबीआई डिक्रीज करने का कोशिश करता है। अभी गवर्नमेंट के पास इस दौर में मनी है, तो आरबीआई क्या करेगी, आरबीआई क्या करेगी, सेल करना गवर्नमेंट सिक्योरिटी चालू कर देगी। आरबीआई जब गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेल करना चालू करेगी, तो आरबीआई के पास, आरबीआई विल बी गेटिंग मनी, आरबीआई विल बी गेटिंग मनी बैक टू द सिस्टम, राइट। आरबीआई विल बी गेटिंग मनी बैक टू द सिस्टम। मतलब इससे ज़्यादा सिंपल तरीके से और नहीं समझाया जा सकता है, क्योंकि ये जो अंडरस्टैंड है गवर्नमेंट सिक्योरिटी कन्फ्यूजन करते हैं। तो आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेचती है पैसा वापस लाने के लिए, और गवर्नमेंट गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बेचती है सेंट्रल बैंक को पैसा उठाने के लिए। तो ये डिफरेंस आपको समझना पड़ेगा, और ये पूरा फिस्कल डेफिसिट के टारगेट को कम करने में कोशिश और मेजर्स जो हैं वो लेते हैं। साथ ही साथ हमारी इकोनॉमी में टैक्स बॉयंसी जो है, यानी कि टैक्स कलेक्शन बाय द गवर्नमेंट, वो भी बढ़ते हुए नज़र आएगा। अगर हम कंपोनेंट वाइज बात करें, तो अगर टैक्स यानी कि फॉर एवरी रुपी, एवरी 1 रुपी दैट द गवर्नमेंट अर्न्स, उसमें जो 28% है, राइट, वो जीएसटी से आता है। इनकम टैक्स और आपका ये कॉर्पोरेट टैक्स, कस्टम्स, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाई देंगी कि इतना कंपोनेंट हमारा गवर्नमेंट का रहता है। अब गवर्नमेंट ने पिछले कई सालों में यूनियन बजट के रेस्पेक्ट में क्या रिफॉर्म्स लिए हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस दीज रिफॉर्म्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड।
राइट। तो इफ़ वी टॉक अबाउट मेजर रिफॉर्म्स, देन वी विल फाइंड कि बजटरी प्रोसेस को ट्रांसपेरेंट, कॉम्प्रिहेंसिव और रियलिस्टिक बनाया है, जिससे फिजिकल मैनेजमेंट जो है वो काफ़ी बेटर हो गया है, राइट। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि फिजिकल ट्रांसपेरेंसी और रेवेन्यू एजम्पशंस को रियलिस्टिक करने की कोशिश की गई है। गवर्नमेंट ने हाईएस्ट प्रायोरिटी अकॉर्ड की है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और अकाउंट्स को बिफोर ब्रिंगिंग बिलो लाइन एक्सपेंडिचर्स अबव द लाइन, यानी जो कि एक्सपेंडिचर दब जाते थे, दिखते नहीं थे, उनको भी ऊपर दिखाइए। एक्स्ट्रा बजटरी बोरोइंग्स जो है यूनियन गवर्नमेंट की, बजट में जितना मांग रहे हैं उससे ज़्यादा कभी कभी गवर्नमेंट मांग लेती है। एक्स्ट्रा बजटिंग बोरोइंग्स को भी कम किया गया है, 1.48 लाख करोड़ से 1.21 लाख करोड़ किया गया है। और अभी करेंटली सिर्फ 750 करोड़ रुपए सरकार ने बजट के बियॉन्ड मांगे हैं। और 2023 के बजट में कोई भी एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज की डिमांड नहीं की गई है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो थोड़ा सा रिलैक्स्ड है, गवर्नमेंट रिलैक्स्ड मोड में है, यानी फाइनेंशियल डिस्ट्रेस की सिचुएशन गवर्नमेंट को अराइज नहीं होगी, राइट। फर्दर आगे देखते हैं। इसके साथ साथ क्लीनर फिस्कल अकाउंटिंग, बजट 2022 में रेवेन्यू प्रोजेक्शंस जो किए गए हैं वो रियलिस्टिक अजम्पशंस को ध्यान में रखते हुए किए गए हैं, यानी कि गवर्नमेंट के पास अभी सफिशिएंट बफर भी बचा हुआ है अनसर्टेन ग्लोबल इन्वायरमेंट को देखते हुए। जो ये मेजर्स हैं डेमोन्स्ट्रेट करते हैं कि गवर्नमेंट साउंड फिस्कल मैनेजमेंट की तरफ बढ़ रही है और ग्लोबल चैलेंजेस को डील कर सकती है। नॉन प्लान क्लासिफिकेशन, इन सब चीज़ों को हटा दिया गया। 2018 के बजट में महत्वपूर्ण फैसला लिया गया था कि प्लान और नॉन प्लान क्लासिफिकेशन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का हटा देंगे। गवर्नमेंट ने रेवेन्यू और कैपिटल क्लासिफिकेशन पे ज़्यादा फोकस किया है और प्लान एक्सपेंडिचर्स को क्या ओवर द इयर्स ऐसा माना जाता था कि प्लान एक्सपेंडिचर जो होते हैं वो ज़्यादा सही रहते हैं और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर जो हैं वो बैड रहते हैं। इसीलिए बजट में कुछ डिफरेंसेस समझ में आते हैं और इसीलिए प्लानिंग और एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इन बजट को साइंटिफिक किया गया है, राइट। रेलवे बजट को भी मेन बजट के साथ मर्ज किया गया है 2018 में। ये रिफॉर्म से क्या हुआ, अल्टीमेटली गवर्नमेंट की फाइनेंशियल पोजीशन की एकदम पूरी एग्जैक्ट सिचुएशन हमें पता चलती है, कंडीशन पता चलती है। इससे मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट प्लानिंग जो है हाईवेज, रेलवेज, वाटरवेज की स्ट्रेंथन हो पाई है और गति शक्ति में इनकॉर्पोरेट कर पा रहे हैं हम रेलवेज को भी। ये जो रिफॉर्म हुए हैं इससे रेलवेज और यूनियन गवर्नमेंट दोनों के पास रिसोर्सेज की एफिशिएंसी देखने को मिली है। इस मर्जर से रेलवे को जो भी डिविडेंड चाहिए थे गवर्नमेंट से वो भी मिल पा रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को ज़्यादा स्पेस मिल रहा है मिड बेटर रिलोकेशन करने के लिए, रीलोकेट करने के लिए, एलोकेट करने के लिए। और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को कैपिटल एक्सपेंडिचर पे भी खर्चा अपना देखने में काफ़ी मदद हो रही है दोनों बजट के मिल जाने से, राइट। ये अपने दिमाग में याद करना है। साथ ही में बजट की जो डेट है वो 1 फरवरी की गई 2018 में। द एडवांसमेंट ऑफ बजट प्रेजेंटेशन बाय अ मंथ हैज़ पेव्ड द वे फॉर अर्ली कंप्लीशन ऑफ बजट साइकिल। इससे मिनिस्ट्रीज़ को प्लानिंग करने में, स्कीम्स के एग्जीक्यूशन करने में समय ज़्यादा मिला है और फाइनेंशियल ईयर की स्टार्टिंग में ही कर पाते हैं। तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि 1 मार्च को पहले जो है बजट प्रस्तुत किया जाता था, 2018 से 1 फरवरी को बजट प्रस्तुत किया जा रहा है। तो ऑब्वियसली ये मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस में जहाँ पे स्टेटमेंट ओरिएंटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं, वहाँ पे ऐसी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। तो आप ये ध्यान रखिएगा, बजट गवर्नमेंट ने लार्जली 2018 के दौर में काफ़ी चेंजेस किए हैं अपने बजट में। और साथ में हम देख रहे थे कि स्टेट्स को सबसे ज़्यादा असिस्टेंस प्रोवाइड किया है सेंटर ने, यानी कि हम कह सकते हैं फिस्कल कंसोलिडेशन। और यही दर्शाता है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। फिस्कल कंसोलिडेशन और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को डिनोट करता है ये पर्टिकुलर पॉइंट, जहाँ पे सेंटर जो है वो प्रोवाइडर बन रहा है स्टेट्स का। तो शेयर ऑफ टैक्स डिवॉल्यूशन जो है वो 80,000 एलोकेट किया गया था, 68,592 अप्रूव कर दिया गया और 31,571 करोड़ दे दिए गए हैं। गति शक्ति इनिशिएटिव के लिए 1,458 करोड़ ऑलरेडी दे दिए गए हैं, 5,000 करोड़ एलोकेट किए गए हैं। ग्राम सड़क योजना के लिए 16-16 करोड़ रुपए
दिए जा चुके हैं। ऑप्टिकल फाइबर केबल के लिए 2011 करोड़, और अभी डिजिटाइजेशन, अर्बन रिफॉर्म्स और डिसइन्वेस्टमेंट और मोनेटाइजेशन के लिए अप्रूव करना पैसा बाकी है, राइट। गवर्नमेंट का डेट टू जीडीपी रेशियो जो है वो भी डिक्लाइन में जा रहा है। डेट टू जीडीपी रेशियो मतलब आपकी जीडीपी का कितना हिस्सा लोन की तरह चुकाना है, यानी ये जीडीपी से ही जो मनी जनरेट होगा वही तो दे पाओगे ना लोन की तरह की, लोन रिपेमेंट में। तो लोन रिपेमेंट में जो हिस्सा वापस होता है, राइट, दैट इज द कंपोनेंट ऑफ जीडीपी, डेट टू जीडीपी रेशियो। और डेट टू जीडीपी रेशियो हमेशा ग्रोइंग इकोनॉमी में कम होना चाहिए, याद रखिएगा। डेट अपॉन डेट अपॉन जीडीपी, यानी आपकी पर यूनिट जीडीपी का कितना कंपोनेंट डेट में है, ये जो रेशियो है ये हमेशा नीचे जाना चाहिए ग्रोइंग इकोनॉमी के लिए, ग्रोइंग इकोनॉमी के लिए, राइट। ग्रोइंग इकोनॉमी के लिए डेट टू जीडीपी रेशियो नीचे जाना चाहिए, और करेंटली हमें डिक्लाइन पे ही दिखाई दे रहा है। गवर्नमेंट बहुत सारा हैड टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ड्यूरिंग 2021 ड्यू टू स्पाइक इन द पैंडेमिक। गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा पैसा इसी वजह से बोरो भी करना पड़ा था, एक्सपेंडिचर नीड्स क्योंकि एडिशनल आ गई थी। लेकिन फिर बाद में वो फाइनली 56.7% हो गई इन कंपैरिजन टू 59.2% इन द प्रीवियस ईयर। नाउ डेट टू जीडीपी रेशियो दैट यू कैन अंडरस्टैंड is coming down and was lowest during 2018 वाला period, but then suddenly had increased during कोविड 19 और उसके पहले इंक्रीज हुआ, फिर बाद में आपको लार्जली डिक्लाइन होते हुए दिखाई दे रहा है 2022 में, राइट। तो ये एक प्रॉमिसिंग ट्रेंड है, इट्स अ प्रॉमिसिंग ट्रेंड विद रिस्पेक्ट टू इंडियन इकोनॉमी, इट्स अ वेरी प्रॉमिसिंग ट्रेंड। Now, what all can we understand from India's debt to GDP public debt profile? नाउ पब्लिक डेट प्रोफाइल की बात करें तो वो भी रिलेटिवली स्टेबल है, बिकॉज लो करेंसी एंड इंटरेस्ट रेट रिस्क जो हैं वो कम से कम है, राइट। आरबीआई के गवर्नर वाई वी रेड्डी ने कहा था कि इंडिया का जो पब्लिक डेट है, क्योंकि वो रेसिडेंट्स द्वारा ही है, वो डोमेस्टिक करेंसी में ही है, इसीलिए इंडिया को बाहर से किसी तरीके का खतरा नहीं है। इसीलिए I would therefore be less dogmatic on the fiscal deficit and public debt numbers and more emphatic about the context. Of the Union government's total net liabilities in end March 2021, 95.1% were denominated in the domestic currency, while several external debt constituted 4.9%, implying low currency risk. Sovereign external debt is entirely from official sources, which insulates it from volatility in international capital markets. आपकी जो इकोनॉमी है, कह रहे हैं एक इंसुलेटेड इकोनॉमी की तरह आगे आई है। इंसुलेटेड इकोनॉमी का मतलब क्या है? लेस एक्सटर्नल डिपेंडेंसी, लेस एक्सटर्नल डिपेंडेंसी, यानी गवर्नमेंट ने जो पैसा बोरो किया है, गवर्नमेंट की जो बोरोइंग्स हैं, सरकार को, मैंने आपको क्या बताया यहाँ पे कि गवर्नमेंट को अपना एक्सपेंडिचर करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा बोरो करना पड़ा था, है ना, क्योंकि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ गया था। तो गवर्नमेंट की जो बोरोइंग्स हैं वो सब लार्जली डोमेस्टिक नेचर की हैं, यानी घर से ही उधार में लिया है तो घर को ही चुकाना है। बाहर से फॉरेन लोन जो है, फॉरेन डेट, वो सिर्फ और सिर्फ 4.9% की है। आपकी इकोनॉमी शॉक प्रूफ है और इसीलिए इंसुलेटेड इकोनॉमी है, और ये कहीं ना कहीं इकोनॉमी में रेजिलियंस का एक बहुत बड़ा कारण बन गया है। क्या आपको समझ में आ रहा है कि हम कितने सिंपल तरीके से आपके इकोनॉमिक सर्वे को डिकोड करते हुए चल रहे हैं, और एक एक कॉन्सेप्ट को और एक एक पर्टिकुलर फैक्ट को, कॉन्सेप्ट को डिटेल में आपको समझा रहे हैं, जिससे आप क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के कर पाओ। इस इकोनॉमिक सर्वे के लेक्चर को देखने के बाद मैं ये तो नहीं कह सकता कि आप इकोनॉमी के एक्सपर्ट बन जाएंगे, बिकॉज इकोनॉमी का एक्सपर्ट तो मैं भी नहीं हूँ, राइट। इकोनॉमी का एक्सपर्ट तो मैं भी नहीं हूँ, इनफैक्ट कोई भी नहीं हो सकता है। लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को के ट्रेंड्स को समझते हुए जो भी इंपॉर्टेंट एरियाज़ हैं जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, देखे गए हैं, वो सभी एरियाज़ में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और मैंने इसीलिए लेक्चर 3 को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया है, क्योंकि लेक्चर 3 में फंडामेंटल्स की बात हो रही है। लेक्चर 3 में फंडामेंटल्स के ऊपर बात हो रही है, राइट। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए और अपने कॉपी और पेन लेके बैठे रहिएगा, ताकि हम समझते हुए चलेंगे कि इकोनॉमिक सर्वे को क्या
किस तरीके से डिकोड करना है। अब इंडिया के गवर्नमेंट को कंपेयर कर रहे हैं दूसरी गवर्नमेंट से, जहाँ पे डेट टू जीडीपी रेशियो 2005 से 2021 के कंपैरिजन में देखा जा रहा है। और डेट टू जीडीपी रेशियो अगर देखेंगे तो जापान का सबसे ज़्यादा है, यानी जापान में गवर्नमेंट को खूब सारा बोरो करना पड़ा है, खूब सारा पैसा गवर्नमेंट ने बोरो किया है, खर्चा किया है। उसके बाद आपको यूएस, यूके, फ्रांस, चाइना, साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील, सबका डेट टू जीडीपी रेशियो यानी गवर्नमेंट जो है अंडर लोन है इन सभी की इकोनॉमीज़ की। और वहीं आपको इंडिया जो है वो बहुत स्लाइटली ग्रो करते हुए दिखाई देगा, और इंडिया से भी कम इंडोनेशिया, यानी इंडोनेशिया और जर्मनी की जो गवर्नमेंट है वो ज़्यादा डेट नहीं लिए हुए हैं। तो इंडिया इस जगह पे भी बेटर परफॉर्म कर रहा है इन कंपैरिजन टू फॉरेन इकोनॉमीज। सस्टेन्ड ग्रोथ एज द पाथ टू फिस्कल कंसोलिडेशन। फिस्कल कंसोलिडेशन, अपनी फिस्कल पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो ग्रोथ है वो सिर्फ बढ़ ही नहीं रही है बल्कि कंटिन्यूसली बढ़ रही है, सस्टेन्ड ग्रोथ है। जो हाई फिस्कल डेफिसिट टू जीडीपी रेशियो देखा गया पैंडमिक के बाद, ये कई कंट्रीज़ के लिए एक कंसर्न है। इस इंक्रीज्ड फिस्कल डेफिसिट और डेट टू जीडीपी रेशियो का जो सल्यूशन है वो लाई करता है कि आप लगातार गतिशील रहें, गतिमान रहें और अपनी इकोनॉमी को ग्रो कराएं, राइट। A simple counterfactual experiment shows that sustained growth of 10% per annum would have resulted in much lower union government deficit and debt ratios for India in the post-pandemic years, despite keeping the expenditure levels same. This is very important. कह रहे हैं कि अगर आप 10% पर एनम के ग्रोथ रेट से अपनी इकोनॉमी को ग्रो करा पाते हैं तो आपको गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर को कट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को आप उतना ही रखते जाइए, 10% पर एनम से आप अपनी इकोनॉमी को ग्रो कराइए, आपका डेट टू जीडीपी रेशियो जो है वो कम हो जाएगा। 10% ग्रोथ रेट सस्टेन करा पाना, करंटली इंडिया 6.5% प्रॉमिसिंग ग्रोथ रेट शो कर पा रहा है, यानी कि ये गैप बहुत ज़्यादा नहीं है बट फ्लक्चुएटिंग है। Under scenario 1, higher nominal GDP growth is evaluated on fiscal deficit and debt ratios, keeping the revenues and expenditure their levels the same. अब ये comparison यहाँ पे show किया हुआ है that you can read from the PDF. I will not discuss it, but simply understand करिए कि growing economy के लिए sustained growth जो है वो ज़रूरी है। Debt to GDP ratio को दो तरीके से कम कर सकते हैं, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर को कम कर दीजिए, गवर्नमेंट की बोरोइंग्स को कम कर दीजिए, या गवर्नमेंट की ग्रोथ को बढ़ा दीजिए। दो ही तरीके हैं। अब कंक्लूजन क्या है? जैसे इंडिया की इकोनॉमिक रिकवरी जो है वो एडवांस हो रही है, वो आगे बढ़ रही है अमिड्स द ग्लोबल कंटिन्यूइंग ग्लोबल अनसर्टेनिटीज एंड रिस्क्स, द फिस्कल ग्लाइड पाथ illuminates the path for fiscal policy, which means if your economy is going down, it is high time that the finance ministry evolves the method where you can formulate a better fiscal policy. This will ensure more significant space for policy action in uncertain times. In reality, fiscal discipline translates into fiscal stimulus, where fiscal stimulus, the push in the finances, is available for all the sectors across the economy with very low interest rates. Now, government will try to manage the fiscal situations, will try to create it sustainable and stick to the path of growth. The risk premium embedded in their interest rate comes down, which will ultimately reduce the cost of the capital for all sections of society on their education loans, housing loans, car loans, business loans, and all that. And government ultimately will be putting more money in the hands of the people, right? Now, when people will have more money, definitely the financial markets will also do well, right? And financial markets doing well, which means that the government's income will increase and growth will also increase, thereby reducing the fiscal deficit, the pressure on the fiscal deficit. Therefore, it is easy and it can be directly understood that fiscal prudence has come, is now being reflected in our budgetary allocations. Now, this is definitely an interesting or challenging era where interest rates are going high. Now, the center should continue
to incentivize the states for reforms and higher capital spending to ensure a stronger general government. The capital expenditure-led growth strategy will ensure sustainable debt levels in the medium term. Now, ultimately, in this conclusion, we are seeing that again, what they are suggesting is that capital expenditure by both the union as well as the state government should be very, very high. With with conclusion of economic survey ka lecture 3, I am signing off. I'll see you guys in the next lecture 4, where we are going to see how investments are made into different services. So far, we have discussed the medium term outlook, the growth projections, the comparison of rupee with respect to dollars, the hike in policy rates by USA and European Union, creating a pressure on the value of the rupee, followed by higher inflation witnessed in the country, and how the government as well as the Reserve Bank of India is trying to mitigate the inflationary pressure. In this particular lecture, we have closely seen how debt to GDP ratio needs to be reduced, and ultimately fiscal deficit target of 6.4% is going to be managed by a higher push towards consumption, private consumption, and capital expenditure, along with promises of sustained growth. With this, I am signing off from today's lecture. I'll see you guys in the lecture 4 of Economic Survey.